प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 इतिहास का दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय को हमने पीछे भी पढ़ चुका है। इस अध्याय से संबंधित हमने पीछे तीन वीडियो बनाया है और यह आज चौथा वीडियो है। जो पिछला हमने वीडियो बनाया था वह महात्मा गांधी की भारत आगमन से लेकर के असहयोग आंदोलन की समाप्ति और स्वराज पार्टी का गठन तक का वीडियो था। इसके बाद आज जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं बच्चों, तो आज हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन की भारत में कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में हम लोग आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप देखते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। अब देख लीजिए, यह है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन विपिन चंद्र की किताब में इसे क्रांतिकारी आतंकवाद अध्याय से भी पढ़ा जाता है। इस क्रांतिकारी आंदोलन का दो चरण है। जो पहला चरण है, प्रथम जो चरण है, हम लोग को चूंकि दूसरा चरण पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन का, तो दूसरा चरण शुरू करने से पहले प्रथम चरण के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। तो प्रथम चरण की शुरुआत 1905 से 1915 तक माना जाता है। इसमें महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुई थी उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो महाराष्ट्र में पीछे हमने थोड़ा संक्षिप्त बताया भी था। महाराष्ट्र में दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दोनों भाइयों ने पूना में जब प्लेग आया था तो पूना की प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद महाराष्ट्र में बीडी सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाया था। उस संगठन का आगे चलकर के नाम अभिनव भारत हो गया था। अगर बंगाल की बात करें तो बारिंद्र घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। उसके अलावा बारिशाल स्वदेश बांधव समिति की भी स्थापना की गई थी और इससे क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई गई। और जो वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, बंगाल प्रेसिडेंसी में एक मजिस्ट्रेट जिसका नाम था किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंक करके हत्या करने का प्रयास किया और इसी मुकदमे में ये मुकदमा चला। प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस जिसका उम्र केवल 14 साल था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई थी। और यह भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी लड़का था जिसे फांसी की सजा हुई थी, खुदीराम बोस को। अब इस घटना को अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस घटना में मानिक कल्ला से 24 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर भी मुकदमे चलाए गए थे। तो इस अलीपुर षड्यंत्र में बारिंद्र घोष और अरविंद घोष पर भी मुकदमा चला, भूपेंद्र दत्त पर भी मुकदमा चला और बाद में अरविंद घोष को बिना कोई साक्ष्य नहीं मिला। साक्ष्य के अभाव में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। तो ये तो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ। अब आगे देखते हैं कि जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित करने की बात कही गई लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, तो रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास किया, प्लान तैयार किया और रास बिहारी बोस के ऊपर मुकदमा चला और वह रास बिहारी बोस चूंकि गिरफ्तार नहीं हुआ और वह यहाँ से भारत छोड़ करके जापान भाग गया।
बाद में जब सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज को पढ़ेंगे तो वहां इनकी बात हम फिर करेंगे। तो इसे दिल्ली षड्यंत्र कहा गया। इसमें कुछ और क्रांतिकारियों की जो है गिरफ्तारी हुई थी। तो ये तो प्रथम चरण था क्रांतिकारी आंदोलन का। उसके बाद भारत में गांधी का आगमन हुआ और गांधी के आगमन की घटनाओं का हमने अध्ययन कर लिया है। और असहयोग आंदोलन स्वराज्य के बाद जब क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है, आज इसी को हमें पढ़ना है। अब ये दूसरा चरण जो है 1924 से 1934 तक चला। अब इन दूसरे चरण की क्रांतिकारी गतिविधियां कैसे चली इसके बारे में देख लेते हैं। हमने बताया कि 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई और यह क्रांति साम्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस क्रांति में रूस की जार का शासन का अंत कर दिया गया था और यह साम्यवादी क्रांति जो है बड़ी लोकप्रिय हुई और दुनिया के जितने भी औपनिवेशिक देश थे और जहां पर विदेशी लोगों का शासन था, तो वहां के नवयुवकों में भी एक अलग तरीके से प्रोत्साहन मिला कि हम इस हिंसक माध्यम से साम्यवादी विचारधारा को अपना करके औपनिवेशिक शासन को हम समाप्त कर सकते हैं। भारत के लोगों पर भी, भारत के नवयुवकों पर भी इस साम्यवाद का प्रभाव दिखाई देने लगा था। 1924 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। अब इससे पहले एक सचिंद्र सान्याल क्रांतिकारी थे। सचिंद्र सान्याल इनकी एक रचना थी जिसका नाम था बंदी जीवन। इस रचना से लोगों में एक क्रांतिकारी विचार का प्रवाह हुआ और लोगों को ये लगने लगा, इधर असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद महात्मा गांधी का आंदोलन भी एक तरीके से कुछ दिनों के लिए निष्क्रिय हो गया था और इसी बीच जो है क्रांतिकारियों ने अब अपने तरीके से भारत में एक गणतंत्र राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य बना लिया था। और इसी मकसद के लिए 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई। इसकी स्थापना में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आदि लोग शामिल थे। अब इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये एक संस्थागत रूप में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बनाई गई थी और इसका उद्देश्य था भारत में एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना और भारत में औपनिवेशिक शासन का खात्मा करना। और इसके लिए इन्होंने सरकारी खजाने की लूट का योजना बनाई। अब इन्होंने 1925 ईस्वी में इस संगठन के सदस्यों ने 1925 ईस्वी में लखनऊ सहारनपुर संभाग के 8 डाउन ट्रेन में डकैती डाली। इस ट्रेन में सरकारी खजाने जा रहे थे और 1925 ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद पुलिस ने 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमे चलाए गए और मुकदमे के बाद 4 क्रांतिकारी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई और इन्हें अलग अलग जेल में रखा गया और अलग अलग जेल में इन्हें फांसी की सजा दी गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को
पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। और इस तरीके से इन 4 लोगों की फांसी के बाद और उन कुल लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक तरीके से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो उद्देश्य था अब वह नाकाम दिखाई देने लगा। अब इस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां रुकने लगी। बाद में फिर एक बार 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ये गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में फिर HRA जो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उसका पुनर्गठन किया और इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। इसमें समाजवादी नाम जोड़ दिया गया और इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब यह फिर एक बार जो क्रांतिकारी संगठन थे फिर एकजुट हो गए और इसी संगठन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त इत्यादि लोग नए चेहरे, नवयुवक जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे शामिल हुए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया HSRA तक। अब घटनाएं होती है उसी बीच साइमन कमीशन भारत में आता है। साइमन कमीशन को आगे अध्ययन करेंगे। साइमन कमीशन का भारत में विरोध होता है और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और इसी साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब के लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे तो पुलिस की लाठियों से उन्हें गहरा चोट लगा और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े लाठी के घाव ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई तब एक बार फिर HSRA के सदस्यों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का एक योजना बनाया। अब ये योजना बना, अब लाहौर में जो योजना बना तो लाहौर में लाहौर पुलिस अधीक्षक सांडर्स इसी की हत्या की योजना बनाई गई और इसकी हत्या के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन लोगों ने 1928 ईस्वी में सांडर्स की हत्या कर दी। और सांडर्स की हत्या करने के बाद ये सारे लोग फरार हो गए, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके और इस तरीके से सांडर्स की हत्या का मुकदमा जो है अज्ञात हो गया। इनके ऊपर ये फरार हो गए थे, बच निकले थे। अब सांडर्स की हत्या के बाद 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल में पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल ये दोनों बिल पर केंद्रीय विधानमंडल में बहस चल रही थी। तभी HSRA के सदस्यों ने इन में एक सदन में बम मारने की योजना बनाई। ये बम मारने की जो योजना थी किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं थी, किसी की हत्या करने की योजना नहीं थी, बल्कि यह योजना थी ताकि इसकी आवाज से औपनिवेशिक शासन जो बहरी हो चुकी है उसकी कानून तक आवाज पहुंच सके। किसी को नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं था बम फेंकने का। और इस बम फेंकने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में
एक छोटा सा कोने में बम फेंका, उससे कोई किसी को कुछ भी क्षति नहीं हुई और उन्होंने पर्चे बांटे और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद नारे लगाए। भारत में इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया, लेकिन यह नारा जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, यह मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल ने इस नारे को लिखा था और पहली बार भगत सिंह ने इस नारे का प्रयोग किया। और सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ होता है। तो भगत सिंह का मकसद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था। भगत सिंह का तो विचार था कि वैश्विक क्रांति के तलवार में जो धारें आती हैं वह वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से आती है। तो यहाँ पर भगत सिंह को किसी का नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और ये चाहते तो हमला करके भाग जाते, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी इसलिए दी ताकि देश के और जो नए चेहरे हैं, नवयुवक हैं, वो खुल करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आए और एक बड़ी क्रांति को अंजाम दे, ताकि हम लोग एक संघीय गणतंत्र की भारत में स्थापना कर सके, जिसका विचार समाजवाद पे टिका हुआ हो। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त पर इस असेंबली बम कांड का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे चल ही रहे थे, तभी सैंडर्स की हत्या कांड का मुकदमा भी खुल गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस का नाम से जाना जाता है। तो लाहौर षड्यंत्र केस के मुकदमे भी खुल गए और इसी मुकदमे में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब 1900 गिरफ्तारी के बाद जब भगत सिंह जेल में थे, तो भगत सिंह ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जो है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है, उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल की और इस भूख हड़ताल में 64वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई भूख से। जतिन दास की मृत्यु हो गई। इनका शव कलकत्ता पहुंचाया गया। इनकी शव अंतिम में शव यात्रा में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। इससे बड़ा ही लोग आहत हुए और जब लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चल गया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। ये जो सजा की तिथि है 24 मार्च 1931 ईस्वी को तय की गई थी कि 24 मार्च 1931 ईस्वी को ही फांसी की सजा होगी। लेकिन अंग्रेजों ने विश्वासघात किया, एक दिन पहले ही इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी और ये कहा कि ये इन्होंने बताया कि हम लोग उस तिथि में एक दिन पहले इसलिए दे दिए ताकि भीड़ इकट्ठे ना हो जाए जेल के बाहर और उग्र न हो जाए, इसीलिए एक दिन पहले फांसी की सजा दी गई। और इन तीनों क्रांतिकारियों ने हंसते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अभी फांसी के फंदे को चूम लिया और ये लोग शहीद हो गए। अब चंद्रशेखर आजाद के बारे में देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की गिरफ्त में कभी भी नहीं आ सके, कभी इन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी इनके भी ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा चला था। तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद टहल रहे थे, आराम कर रहे थे, तभी पुलिस ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद के पास एक ही पिस्तौल थे और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों का सामना किया और अंग्रेजों की गोली से बचने के लिए अंतिम गोली खुद को मार ली और चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को शहीद हो गए। तो इस प्रकार जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी फांसी पर लटक के शहीद हो गए। इस प्रकार जो है उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की
समाप्ति होने लगी। अब बंगाल में देख लेते हैं। बंगाल में एक क्रांतिकारी मास्टर थे, मास्टर साहब, मास्टर दास, जिनका नाम था सूर्यसेन। क्या नाम था? सूर्यसेन। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक एक संगठन बनाया और इस संगठन के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ी, जिसमें बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे मारे गए थे। बाद में सूर्यसेन भी 1934 ईस्वी में इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। तो ये जो है आंदोलन, जो है क्रांतिकारी आंदोलन, जो है यहाँ समाप्त हुआ। लेकिन अब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के बाद उनकी आंदोलन जो है निष्क्रिय हो चुके थे। स्वराज पार्टी का गठन हो चुका था। स्वराज पार्टी कांग्रेस के एक संगठन के रूप में चुनाव में भाग ली। चुनाव में 101 सीटों में से 42 सीटों पर जीत हासिल की। विट्ठल भाई पटेल पहली बार किसी भारतीय ने केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ, तो ये बड़ी उपलब्धि थी। फिर 1927 ईस्वी में आगे देखते हैं। इसके बाद 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ। ठीक है। अब साइमन कमीशन का गठन के बाद और जो घटनाएं हुई, साइमन कमीशन के गठन के बाद जो है नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू कमेटी बनी, नेहरू रिपोर्ट आई, जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग हुआ, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। अब हम लोगों को गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोगों को पढ़ना है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ और इसके बाद जो घटनाएं थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज यही वीडियो समाप्त कर रहे हैं। शुक्रिया बच्चों।